हेलो एवरीवन, दिस इज ऋतु और स्वागत है आप सभी का सीटेट प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की सीरीज में। इस सीरीज में हम डिस्कस कर रहे हैं सोशल साइंस पेडागोजी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को विद एक्सप्लेनेशन। तो आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं 1 जनवरी 2022 का क्वेश्चन पेपर। इसमें जो पेडागोजी में जो भी क्वेश्चंस पूछे गए थे 20 मार्क्स के, उनको हम डिस्कस करने वाले हैं। कुछ इस वीडियो में करेंगे और कुछ आगे आने वाले वीडियोज़ में करेंगे। तो यू कैन ऑल्सो फॉलो मी ऑन सोशल मीडिया। फेसबुक पेज है, इंस्टा आईडी है और टेलीग्राम चैनल, सभी का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। क्वेश्चन है, उचित विकल्प के साथ वाक्य को पूरा कीजिए। तो यहाँ पर आपको क्वेश्चन दिया है कि वी यूज इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच इन टीचिंग ऑफ सोशल साइंसेस टू। तो जो हम सोशल साइंस की टीचिंग में इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच का यूज़ करते हैं, वो क्यों करते हैं, वो रीज़न हमसे पूछा है। यहाँ पर सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, विषयों के बीच अंतर संबंध और अंतर निर्भरता का वर्णन करने के लिए। तो इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच बेसिकली क्या होती है कि जब हम किसी भी एक जो सब्जेक्ट का अध्ययन करते हैं वो दूसरे सब्जेक्ट के साथ उसका अध्ययन किया जाता है। ऐसे हम एग्जाम्पल ले सकते हैं सामाजिक विज्ञान का, सोशल साइंस का। तो इसमें क्या करते हैं, हम एक से ज़्यादा विषयों का अध्ययन करते हैं एक साथ। तो सामाजिक विज्ञान में आपको पता ही है, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक, इन सभी सब्जेक्ट्स का हम जो है अध्ययन करते हैं साथ में। तो यहाँ पर थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा कि विषयों के बीच अंतर संबंध, यानी कि इंटर कनेक्शन, आपस में उनका कनेक्शन क्या है, और अंतर निर्भरता की किस तरह से वो एक दूसरे पर डिपेंड होते हैं, ये वर्णन करने के लिए हम ये अप्रोच का यूज़ करते हैं। अब आप देखो, जब आप ज्योग्राफी पढ़ते हो तो उसमें आपको बहुत सी चीज़ें हिस्ट्री से रिलेटेड मिलेंगी, आपको ज्योग्राफी में बहुत सी चीज़ें पॉलिटी से रिलेटेड मिलेंगी, या फिर पॉलिटी जो पढ़ते हो उसमें कुछ चीज़ें हिस्ट्री से रिलेटेड मिलेंगी। तो ये जो है एक तरह से क्या है, इंडिपेंडेंसी होती है सब्जेक्ट्स की एक दूसरे पर। तो थर्ड ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सामाजिक विज्ञान बच्चों को मुख्य रूप से निम्नलिखित योग्यताओं से लैस करता है, यानी कि कौन सी एबिलिटी जो है डेवलप करता है सोशल साइंस। यहाँ पर सही ऑप्शन होगा 1, A, B और C। स्वतंत्र रूप से सोचने की क्षमता हेतु ये बच्चों को योग्य बनाता है। अंधविश्वास पर प्रश्न करने की क्षमता हेतु, मतलब जो अंधविश्वास सोसाइटी में बच्चा देखता है उस पर वो प्रश्न कर सके, इस काबिल सोशल साइंस बच्चों को बनाता है। लैंगिक पूर्वाग्रह और रूढ़ियों को दूर करने हेतु, यानी कि जो आजकल का जो टाइम चल रहा है उसके अकॉर्डिंग वो अपने आप को ढाल सकें। जो लैंगिक पूर्वाग्रह पहले से चलते हैं या फिर जो रूढ़ियाँ, स्टीरियोटाइप्स पहले से चलते आए हैं, उनको वो तोड़ सके, उनको दूर कर सके। उसको दूर करने के लिए या इस योग्य बनाने के लिए क्या करते हैं, सोशल साइंस पढ़ाया जाता है बच्चों को। फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कक्षा में महिलाओं के मुद्दों के प्रति संवेदनशीलता को प्रोत्साहित किया जा सकता है, यानी कि जिससे बच्चे जो है उस इशू पर ध्यान दे पाएँ, महिलाओं के मुद्दों पर। तो यहाँ पर सही ऑप्शन हो जाएगा 4, C एंड D। C है भेदभाव के साक्ष्यों पर सामूहिक आत्मनिरीक्षण करना, कलेक्टिव इंट्रोस्पेक्शन ऑन टेस्टिमोनीज ऑफ डिस्क्रिमिनेशन, और समाज में पुरुषों और महिलाओं के बीच शक्ति संबंधों पर चर्चा करना कि सोसाइटी में किस तरह से पुरुषों को देखा जाता है और किस तरह स्त्रियों को देखा जाता है, मतलब दोनों के बीच किस तरह से शक्ति संबंध है, मतलब किस तरह से महिलाओं को देखा जाता है और किस तरह से पुरुषों को देखा जाता है। तो ये सभी जो है इन पर क्या करना, चर्चा करना। तो ये जो है अगर क्लास में होंगे तो क्या होगा, महिलाओं के मुद्दे के प्रति बच्चे संवेदनशील बन सकेंगे, उनको इम्पोर्टेंस देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक सामाजिक विज्ञान कक्षा में एक शिक्षक उस संस्कृति के बारे में छात्रों की जिज्ञासा को बढ़ाने के लिए एक विशेष संस्कृति से कलाकृतियों और लोक कथाओं का उपयोग करता है। ये किसका उदाहरण है? अगर टीचर करता है क्या कि जो किसी कल्चर के बारे में वो जिज्ञासा बढ़ाना चाह रहा बच्चों की, और उस कल्चर से रिलेटेड वो क्या करता है, कलाकृतियों का यूज़ करता है और लोक कथाओं का यूज़ करता है। तो ये जो विधि है क्या कहलाएगी? यहाँ पर ऑप्शन सही जो हो जाएगा C एंड D हो जाएगा, ऑप्शन 4। स्रोत विधि और खुली पूछताछ विधि का जो है वो टीचर एक तरह से यूज़ कर रहा है, यहाँ पर 4 सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सामाजिक विज्ञान का प्रभावी शिक्षण किससे
महत्वपूर्ण रूप से जुड़ा हुआ है। इफेक्टिव टीचिंग ऑफ सोशल साइंस इज क्रूशियली लिंक टू। तो जो इफेक्टिव टीचिंग होती है सोशल साइंस की वो किससे जुड़ी हुई है? यहाँ पर सही ऑप्शन की बात करें तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, ए और डी। देखो ए में बताया गया है कि जो रोट लर्निंग होती है, रटिटाई जो हम शिक्षण पद्धति एक तरह से पहले से जो लर्निंग चलती आई है कि रट लो, इस पाठ को याद कर लो, उस पाठ को याद कर लो, ये जो चलता आया है उससे कन्वर्ट करना, किसमें? समझ में कन्वर्ट करना, कि बच्चे रटने के बदले समझ पर जोर दें, मतलब रटने से ज़्यादा चीज़ों को समझने पर जोर दें। तो ये क्या करते हैं? परियोजनाओं, प्रोजेक्ट मेथड के थ्रू हम ऐसा करते हैं और असाइनमेंट्स के थ्रू ऐसा करते हैं। तो प्रोजेक्ट और असाइनमेंट जब बच्चों को दिए जाएंगे तो उससे क्या होगा? एक तरह से रोट लर्निंग से कॉम्प्रीहेंशन लर्निंग के थ्रू लर्निंग की तरफ वो बढ़ पाएंगे, कॉम्प्रीहेंसिव लर्निंग की तरफ। और यहाँ पर डी ऑप्शन जो है ये है विद्यालय पुस्तकालय का कुशल संचालन और शिक्षक की क्षमता और संसाधनों का रचनात्मक उपयोग करना। तो जो लाइब्रेरी है स्कूल की, उसका जो है एक तरह से कुशल संचालन हो सके, शिक्षक की क्षमता और जो संसाधन है उनका एक तरह से क्रिएटिवली यूज़ हो सके। ऐसा ना हो कि वो जो लाइब्रेरी है अपने बस सजाने के लिए बना दी है, उसका कुछ यूज़ ही नहीं हो रहा, बच्चे को वहाँ से कुछ सीख नहीं रहे, पढ़ नहीं रहे। तो ये सब का यूज़ हो पाए। यहाँ पर अगर आप इफ़ेक्टिव टीचिंग करना चाहते हैं तो ये जो है विधि अपनाई जा सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक लोकतांत्रिक कक्षा में शिक्षक की क्या जिम्मेदारी होती है? तो लोकतांत्रिक कक्षा बेसिकली वही है कि बच्चे अपने विचार रख सकें और जो भी मतलब उनकी बातें हैं या फिर क्वेश्चंस वो पूछ सकते हैं। एक तरह से लोकतांत्रिक कक्षा वो कहलाती है, डेमोक्रेटिक क्लासरूम वो कहलाती है। जिस तरह से डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट होती है ना, लोगों को उनका सवालों का जवाब देने का सरकार का कर्तव्य होता है, वैसे ही लोकतांत्रिक कक्षा भी होती है। यहाँ पर सही ऑप्शन होगा 4, सभी छात्रों को स्वतंत्र रूप से अपने विचार व्यक्त करने का उचित अवसर प्रदान करना। मतलब जब बच्चे फ्रीली एक्सप्रेस कर पाएंगे, खुद को फ्रीली क्वेश्चंस कर पाएंगे, तो उस क्लासरूम को हम कह सकते हैं डेमोक्रेटिक क्लासरूम है ये, जिसमें कि बच्चे कुछ भी पूछ सकते हैं और अपने विचार व्यक्त कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किलपैट्रिक के अनुसार लोकतंत्र की अवधारणा को पढ़ाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी शैक्षिक विधि सबसे अच्छी विधि है? तो यहाँ पर सही ऑप्शन होगा परियोजना विधि। तो किलपैट्रिक ने दी थी ये विधि प्रोजेक्ट मेथड, जिसमें कि उन्होंने बताया था कि प्रोजेक्ट के थ्रू बच्चे इजीली सीखते हैं। प्रोजेक्ट के थ्रू क्या करते हैं, वो खुद का एक्सप्लोर कर पाते हैं, चीज़ों को एक्सप्लोर करने का उन्हें मौका मिलता है, नई नई चीज़ें सीखने का मौका मिलता है। उसमें वो लर्निंग बाय डूइंग होती है। और ये चाइल्ड सेंटर्ड जो मेथड है वो होता है, मतलब बच्चा ही इसमें मेन होता है और वो ही सीखता है, वही इसमें मेन होता है। तो फर्स्ट यहाँ पर सही हो जाएगा। तो परियोजना विधि को इन्होंने सबसे अच्छी विधि माना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विभाजन विषय पर चर्चा करने के लिए आप कक्षा में कौन सा प्राथमिक स्रोत ला सकते हैं? तो प्राथमिक सोर्सेस यानी कि प्राइमरी सोर्सेस के बारे में पहले बता चुकी हूँ। प्राइमरी सोर्सेस होते हैं फर्स्ट हैंड इन्फॉर्मेशन, जो किसी का आंखों देखा वर्णन होता है, सामने से कोई जानकारी ली गई है, वो किसी और सोर्स के थ्रू नहीं ली गई है, उसको हम कहते हैं प्राइमरी सोर्स। यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट। 1948 से दिल्ली के पुराने किले में शरणार्थी शिविर की तस्वीरें, तो ये प्राइमरी सोर्सेज है क्योंकि उस वक्त की तस्वीरें हैं जो विभाजन के टाइम पर ली गई थी, तो इसलिए ये प्राइमरी सोर्स हो जाएगा। लेकिन अगर हम बाकी ऑप्शंस की बात करें तो ये प्राइमरी सोर्सेज नहीं है, क्योंकि ये जो है किसी ना किसी सोर्स से लेकर के ये चीज़ें बनाई गई हैं। फिल्म जो है किसी सोर्स से लेकर के बनाई गई है, जो स्टोरी है वो पहले से ही कहीं से ली है, बुक से ली है, उपन्यास भी और ये कहानी भी। तो ये प्राइमरी सोर्स इसलिए नहीं है क्योंकि फर्स्ट हैंड इन्फॉर्मेशन नहीं है, बल्कि किसी और सोर्स से ली गई है। बल्कि जो पहला है ये फर्स्ट हैंड इन्फॉर्मेशन है, यानी कि उसी वक्त की तस्वीरें हैं जो ली गई थी विभाजन के टाइम पर। फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा सामाजिक विज्ञान वर्ग के रूप में बेहतर प्रतिबिंबित करता है जो आलोचनात्मक सोच के अवसर प्रदान करता है? तो आलोचनात्मक सोच यानी क्रिटिकल थिंकिंग से रिलेटेड ऑप्शंस को आपको यहाँ पर चुनना है। कौन कौन से सही हैं? यहाँ पर सही ऑप्शन होगा सेकंड, बी, सी और डी। तो छात्रों के प्रश्न पूछने का समय शिक्षक के प्रश्न पूछने से अधिक होता है, तो बिल्कुल बात सही है,
क्रिटिकल थिंकिंग तभी डेवलप होगी, क्रिटिकल थिंकिंग बताया था मैंने आपको, जो गहराई से सोचता है बच्चा जिसमें, और जिसमें कि उनकी सोचने की जो एबिलिटी है वो डेवलप होती है, और वो चीज़ों पर क्या करते हैं, वो एनालिसिस कर पाते हैं, चीज़ों के बारे में गहराई से सोच पाते हैं। तो इसी वजह से इसमें प्रश्न पूछने का जो छात्रों का टाइम होता है वो ज़्यादा होता है, जिससे कि वो अपने प्रश्न पूछ सकें, अपने डाउट क्लियर कर सकें, चीज़ों के बारे में गहराई से सोच सकें। कक्षा में चर्चा किए गए विषय पर साक्ष्य उपलब्ध कराए जाते हैं। जैसे कि हमने किसी भी विषय पर जो है डिस्कशन किया, तो उसके बारे में जो है कुछ एविडेंसेस प्रोवाइड कराए जाते हैं, जिससे क्या है उस चीज़ की बात की पुष्टि हो सके, मतलब उसको हम सही साबित कर सके। शिक्षक विषय पर एक से अधिक दृष्टिकोण चाहता है। जो टीचर होता है वो एक से ज़्यादा पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ पॉइंट जो है वो चाहता है बच्चों से, मतलब वो कहता है कि आप अपने अपने विचार बताओ। बच्चों से अपने उनके विचार पूछे जाते हैं, तो उसमें क्या हो गया, सबका अपना अपना दृष्टिकोण होता है, अपना व्यू ऑफ पॉइंट होता है, तो सभी अपने अपने विचार बताते हैं। तो बी सी डी यहाँ पर सही होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मान लीजिए कि आप छात्रों को यह समझाना चाहते हैं कि मजदूरी की दरें कैसे निर्धारित की जाती हैं, निम्नलिखित में से कौन अत्यधिक प्रासंगिक होगा। अगर आप ये बताना चाहते हैं बच्चों को कि वेज रेट जो है किस तरह से निर्धारित किए जाते हैं मजदूरों के लिए, तो कौन कौन से आप तरीके यहाँ पर अपना सकते हैं। यहाँ पर देखो, सही ऑप्शन होगा 1, A, B और C। श्रमिकों से एकत्र किया गया डेटा हम ले सकते हैं यहाँ पर, और मजदूरी पर सरकारों की रिपोर्ट जो होती है कि किस तरह से वेजेस जो है वो डिसाइड होता है, और श्रम कानून कोड को यहाँ पर हम ले सकते हैं, जो श्रम कानून लागू हुआ था जिसमें कि मिनिमम वेज जो है वो डिसाइड किया गया था। वेज होता है कि जैसे जो मजदूरों ने काम किया है दिन भर या फिर महीने में, उसका उनको कितना पैसा मिलेगा। तो वेज एक तरह से वो होता है उनका काम करने के बदले जो उन्हें पैसा मिलता है। तो यहाँ पर A, B और C सही हो जाएंगे। तो ये थी हमारी आज की क्लास आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। इफ़ यू हैव एनी क्वेरी देन प्लीज़ आस्क मी इन कमेंट सेक्शन। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब कर लें चैनल को, जिससे कि आपको आगे के नोटिफिकेशंस मिलते रहें। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए स्टे कनेक्टेड एंड कीप वॉचिंग स्टडी मोर नॉलेज। थैंक्स फॉर वॉचिंग।